गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज अर्थशास्त्र की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ये सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों सर, नया चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? आज तो पहली क्लास है। क्योंकि बेटा देखो, अगर मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया तो नए चैप्टर स्टार्ट करने में बीच में कुछ शब्द आएंगे और वो शब्द ऐसे होंगे जो हमें तकलीफ देंगे। तो वो सभी शब्द जो आने वाले चैप्टर्स में हमको तकलीफ दे सकते हैं, उन सभी तकलीफ दे शब्दों को हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। और इन तकलीफ दे शब्दों को पुस्तक की लैंग्वेज में एक नाम भी दिया जाता है, जिसे बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। तो आज की हमारी जो क्लास है वो पारिभाषिक शब्दावली पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में हमारी सबसे पहली शब्दावली है अर्थशास्त्र। क्योंकि बेटा हम अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं पूरा, और अगर हमको अर्थशास्त्र का मतलब ही नहीं पता तो फिर बेकार है पूरा हमारा अर्थशास्त्र पढ़ना। ठीक है ना? इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की वह शाखा जिसमें उन मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है। मतलब वे मानवीय क्रियाएं जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, उसका अध्ययन हम ज्ञान की जिस शाखा में कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब मानवीय व्यवहार क्या मतलब? मानव जिस तरीके से व्यवहार करता है उसे अब मानवीय व्यवहार बोलते हैं। लेकिन सवाल आता है आर्थिक क्रियाएं मतलब क्या? तो बेटा आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसी मानवीय क्रियाओं से होता है जिनका संबंध पैसों से होता है। पैसों से होता है मतलब धन से होता है। क्योंकि बेटा नाम में लगा है आर्थिक, और आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित। तो इसका मतलब मनुष्य ने अगर कोई ऐसी क्रिया की है जिनका संबंध धन से है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। तो फिर इसका मतलब सर ऐसी भी क्रियाएं होती होगी जिनका संबंध धन से नहीं? हाँ बेटा, तो ऐसी भी क्रियाएं होती है जिनका संबंध धन से नहीं होता। ऐसी क्रियाओं को हम अनार्थिक क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। अब आर्थिक क्रियाओं में हम क्या उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनसे फीस लेता हूं। तो फीस लेता हूं मतलब पैसा आ गया, तो पैसा आ गया मतलब आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक, तो आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जिसमें पैसों का लेन देन आ गया, लाभ आ गया, उसे मैं बोलूंगा आर्थिक क्रिया है। और गैर आर्थिक क्रिया मतलब जिनमें पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा नहीं होता है। जैसे जैसे मान लो मेरी छोटी सिस्टर है, अब उस छोटी सिस्टर को अगर मैं पढ़ाता हूं तो उससे तो मैं फीस ले नहीं सकता, वो देगी भी नहीं फीस, और उल्टा चार बात सुना देगी, तूने खराब पढ़ाया, काहे की फीस, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, है ना? तो मेरी सिस्टर को अगर मैंने पढ़ाया तो उसने मुझे कोई फीस नहीं दी, मतलब ये क्रिया पैसे से संबंधित थी भी नहीं, है ना? तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अनार्थिक क्रियाएं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब ऐसी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन जिसका संबंध धन से होता है या आर्थिक क्रियाओं से होता है। अब आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रियाएं वो जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिनका संबंध धन से होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर फीस लेना। उसके बाद गैर आर्थिक क्रियाएं मतलब मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका संबंध पैसों से नहीं होता, धन से नहीं होता, उन्हें बोला जाता है गैर आर्थिक क्रियाएं। जैसे शिक्षक के द्वारा अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को पढ़ाना, तो उसे हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। तो बेटा अर्थशास्त्र मेनली दो प्रकार का होता है जो कि हमारे सिलेबस में भी था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ये हम समझते हैं। बेटा पहले तो आपको ये बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम होता है वैयक्तिक अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र का भी एक और नाम होता है व्यापक अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है वो हम जाने, उससे पहले हम ये जान लें व्यष्टि का मतलब क्या होता है। तो व्यष्टि का मतलब होता है बेटा छोटा या फिर एक। ठीक है, छोटा या फिर एक। और अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? मानवीय क्रिया जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है ना? तो इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया ज्ञान की वह शाखा जिसमें आप उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि छोटे स्तर पर होती है।
ठीक है। छोटे स्तर पर मतलब आप कह सकते हो एक व्यक्ति के स्तर पे होती है। जैसे मान लो मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से कुछ खरीद कर लाता हूँ। अगर आप इस बात का अध्ययन कर रहे हो, एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो, तो इसे आप क्या बोलोगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो समष्टि का मतलब होता है बड़ा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संयुक्त रूप से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसा अर्थशास्त्र या ज्ञान की वह शाखा जिसमें आप मानवीय क्रियाओं का संयुक्त रूप से अध्ययन करोगे या बड़े स्तर पर अध्ययन करोगे, तो उसे हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे मान लो अभी तो आपने मैं अकेला खरीदने गया था और आपने इस बात का अध्ययन किया, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। मान लो पूरी इंडिया अगर कोई चीज खरीद रही है, तो इंडिया के सभी लोगों का कोई चीज का खरीदना, इस बात का आप अध्ययन करोगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, है ना। जैसे इस समय पूरी इंडिया क्या खरीद रही, दो ही चीज तो खरीद रही, एक मास्क और दूसरा सैनिटाइजर, है ना। ठीक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटे स्तर पर अध्ययन करोगे या एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करोगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब संयुक्त रूप से अध्ययन करोगे या सभी व्यक्तियों का, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सभी का मिलाकर आप अध्ययन करोगे, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण होता है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति या व्यक्तिगत आय। मतलब एक व्यक्ति कितनी मांग कर रहा है, अगर आप इस बात का अध्ययन करो, एक व्यक्ति कितनी पूर्ति कर रहा है या एक व्यक्ति की कितनी आय है, अगर आप ये सभी बातों का अध्ययन करते हो, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और अगर आप सभी लोगों का मिला के अध्ययन करो, तो उसे हम बोलते हैं समग्र। सभी लोगों को मिलाने का एक और नाम क्या है, समग्र। तो अगर आप समग्र मांग का, समग्र पूर्ति का या समग्र आय का अध्ययन करते हो, तो इसे हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का और एक फेमस नाम है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम मांग एवं कीमत का निर्धारण भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक और टेक्निकल नाम देखें, तो उसे बोला जाता है आय एवं रोजगार का निर्धारण। और बेटा ये जो आय एवं रोजगार का निर्धारण है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक यूनिट भी है, ठीक है। अब मैं जब आपको समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बता रहा था, तब मैंने कहा था अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति। तो अब बात आती है ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो हमारी दूसरी पारिभाषिक शब्दावली है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है बेटा, तो देखो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक सिस्टम या एक प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसमें आप अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हो। आर्थिक क्रियाएं मतलब धन से संबंधित क्रियाएं करते हो, जिसके अंतर्गत आप उत्पादन करते हो, आप व्यापार करते हो और आप जो मुद्रा है आपके देश में चलने वाली, उसका नियंत्रण एवं निर्धारण करते हो। तो इसका मतलब जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उस देश के या उस क्षेत्र के जितने भी उत्पादन का काम है, जितना भी व्यापार का काम है और जितना भी मुद्रा का काम है, उसको संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। और बेटा ये हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम, मतलब अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। जैसे हम हमारी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में उत्पादन का सिस्टम, व्यापार का सिस्टम और हमारे देश की मुद्रा दैट इज रुपया, वो अलग है। अमेरिका में अगर हम बात करें, तो अमेरिका का व्यापार करने का तरीका अलग है, उत्पादन करने का तरीका अलग है और वहां की मुद्रा भी अलग है, वहां की मुद्रा जैसे डॉलर। ठीक, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था हर देश की अलग अलग होती है। इसीलिए हम जब भी बात अर्थव्यवस्था की करते हैं, हम देश के हिसाब से बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था। सर चाइना का नाम मत लो, गुस्सा आ जाएगी, और अगर मम्मी ने देख लिया ना तो ये वीडियो भी बंद करवा देगी, और पापा ने देख लिया तो सैनिटाइजर ला के डाल देंगे पूरा मोबाइल पे, है ना। बहुत गुस्सा है चाइना से, चाइना की बात मत करो सर, ठीक है बेटा, नहीं करूंगा। तो हमने देखा अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें उस देश में उत्पादन, व्यापार और मुद्रा को संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था भी तीन प्रकार की होती है। ये तीन कौन कौन से प्रकार हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसका एक और नाम होता है बाजार अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण बाजार शक्तियों के पास में होता है। मतलब जहां आर्थिक क्रियाएं बाजार नियंत्रित करने लगे, तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं पूंजीवादी या
सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है हमारा अमेरिका। अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था है। ठीक, इसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो मेन उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, क्योंकि बाजार बेटा ये सब देखता ही नहीं है कि किसी का फायदा हो रहा, किसी का कल्याण हो रहा या नहीं हो रहा, हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हो उसे हम बोलते हैं बाजार या समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है आपकी सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं नियोजित या केंद्रीय अर्थव्यवस्था। अब जिस तरह बाजार अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं थी उसका नियंत्रण बाजार के हाथ में था, इसी तरह केंद्रीय या नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो आर्थिक क्रियाएं का निर्धारण या नियंत्रण है वो सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार के हाथ में अगर किसी अर्थव्यवस्था का नियोजन एवं नियंत्रण है तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, नियोजित। बेटा उसका नाम ही नियोजित इसलिए पड़ा क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा था ना, नियोजन वगैरह मतलब 5 ईयर प्लान वगैरह, पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाती थी, वो सरकार बनाती थी ना, तो वो नियोजन था। इसी तरह यहाँ पे भी इसका नाम नियोजित अर्थव्यवस्था इसीलिए पड़ा क्योंकि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसका नियंत्रण किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। ठीक है, इसका उदाहरण चाइना की अर्थव्यवस्था। जैसे सर हमने आपको अभी मना करा था कि आप चाइना का नाम मतलब फिर से लेना पड़ा, क्या करो बेटा ये अर्थव्यवस्था वहीं की तो है तो इसलिए मुझे उसका नाम लेना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, आपसे पक्का चाइना का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है इसका उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। क्योंकि देखो बेटा अगर सरकार है तो सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती, सरकार काम करती है अधिकतम सामाजिक कल्याण करने के उद्देश्य। तो इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। तीसरा जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बेटा नाम में लगा है मिश्रित, मिश्रित यानी ये मिलाकर बनी होगी। तो हमने दो तो अर्थव्यवस्था ही पढ़ी है, एक बाजार और दूसरा समाजवादी, तो इन दोनों को ही मिला दो तो आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका निर्धारण एवं नियंत्रण कुछ बाजार के हाथ में होगा और कुछ सरकार के हाथ में होगा। मतलब दोनों मिश्रित रूप से अगर आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने लगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है क्योंकि भारत में कुछ चीजों पर कंट्रोल बाजार का होता है और कुछ चीजों पर कंट्रोल सरकार का होता है। ठीक, इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में दोनों ही उद्देश्य निहित होते हैं, मतलब शामिल होते हैं। एक हमारा अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य भी, दूसरा अधिकतम सामाजिक कल्याण करने का उद्देश्य भी। तो अभी तक हमने दो पारिभाषिक शब्दावली पूरी कर ली है, एक है अर्थशास्त्र उसके प्रकार, दूसरा अर्थव्यवस्था उसके प्रकार। हमारी अगली पारिभाषिक शब्दावली है उत्पादक एवं उत्पादन। अब उत्पादक क्या होता है, तो उत्पादक मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जो उत्पादन का काम करती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने उत्पादन को बाजार में बेच देती है। तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक, जैसे क्लासमेट कंपनी। क्लासमेट कंपनी नाम सुना है बेटा, नहीं सुना तो घर पे अपनी जो कॉपी है, जो नोटबुक है, उसकी कंपनी का नाम देखना, शायद वो क्लासमेट ही निकले। ठीक है, तो क्लासमेट जो कंपनी है वो क्या करती है, अपनी नोटबुक बना रही है, मतलब कॉपीज बना रही है और उस कॉपी को मार्केट में क्या करती है, बेचती है। ठीक, तो जो उत्पादन कर रहे हैं मतलब वो कॉपी बनाना, उसको हमने क्या बोला, उत्पादन बोला, और इसको मार्केट में वो बेच रही है, तो ऐसे व्यक्ति या कंपनी को या संस्था को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और चूंकि ये वस्तु को मार्केट में बेच रही है इसलिए बेचने वाला तो विक्रेता होता है, अकाउंट्स में पढ़ा है ना 11th में, इसलिए हम उत्पादक को विक्रेता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्पादक कहें या विक्रेता कहें, दोनों में क्या देखेंगे हम कि ये वस्तु को उत्पादन करते हैं और मार्केट में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसको बेच देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक या विक्रेता। अब सवाल ये आता है कि ये जो उत्पादन करते हैं तो इस उत्पादन का मतलब क्या होता है, तो उत्पादन का मतलब होता है बेटा इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करना। अब सर ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये कहाँ की नहीं बोला है, आपने तो बोला था हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाओगे और ये तो इनपुट आउटपुट इंग्लिश मीडियम करने लगे आप। तो बेटा ये बुक में ही ऐसा शब्द है, ठीक है, इसलिए आपको यही यूज करना है। मैं मतलब बताऊंगा, आप वो भी लिखेंगे। तो मीनिंग में तो आप यही लिखेंगे क्या कि इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करना ही उत्पादन कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट का मतलब होता है कच्चा माल, आउटपुट का मतलब होता है निर्मित माल। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन मतलब कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना, इसी को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। ठीक है। जैसे अभी हमने क्लासमेट कंपनी देखी, इसने जो नोटबुक है वो बेची, बनाई, उत्पादन किया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, उत्पादक बोल दिया। अब क्लासमेट कंपनी ने ये नोटबुक जो है, जो कॉपी है, वो बनाई कैसे, तो कॉपी कैसे बनती है बेटा, पहले तो रुई होती है, रुई से पेजेस बनते हैं और पेजेस से क्या बन जाती है, आपकी कॉपी बन जाती है ना, बाइंडिंग हो गई तो वो कॉपी बन जाती है। तो जो रुई है वो इनपुट है, मतलब कच्चा माल है। ठीक है। फिर उसको मशीनों में चलाया और उसके बाद उससे डायरेक्ट कॉपीज या आपके पेजेस या कॉपीज निकाली, उस पेजेस या कॉपीज को हमने क्या बोला, आउटपुट यानी निर्मित माल। तो इस तरीके से रुई से आपने नोटबुक बना दी, इसका मतलब आपने इनपुट से, कच्चे माल से आउटपुट यानी निर्मित माल में परिवर्तित कर दिया। ये प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाती है। और उत्पादन, और जो व्यक्ति ये काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ये एक और नाम क्या था इसका, विक्रेता। ठीक है। अच्छा बेटा, और यहाँ जो उत्पादन है उसका एक और नाम होता है, उसे बोला जाता है उत्पत्ति, है ना, मतलब उत्पादन को उत्पत्ति भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है उपभोक्ता एवं उपयोगिता। अब उपभोक्ता मतलब क्या होता है, तो उपभोक्ता मतलब ऐसा व्यक्ति जो उपयोगिता प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, किस लिए, ताकि उसको क्या मिल सके, उपयोगिता मिल सके। अब सर ये उपभोग मतलब क्या होता है और ये उपयोगिता मतलब क्या होता है, तो बेटा उपभोग का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करना या किसी चीज को खाना। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उपभोग बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अभी बाजार गया और बाजार जाके मैंने मिठाई खरीदी और मिठाई खरीद के खा ली, तो ये जो मैंने मिठाई खा ली इसे मैं क्या बोलता हूं, उपभोग बोलता हूं। ठीक है। या फिर मैं पंखा चला रहा हूं, वो पंखा चला के मुझे हवा आ रही है, वो हवा मैं ले रहा हूं, इसे भी मैं क्या बोलूंगा, उपभोग बोलूंगा। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने अपना इलाज करवाया, कोरोना का नहीं करवाया बेटा, है ना, कोरोना का इलाज नहीं है ना, मैंने अपना इलाज करवाया, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, मैंने डॉक्टर की सेवा ली, मतलब मैंने डॉक्टर की सेवा का उपभोग किया। ठीक। अब उपयोगिता मतलब क्या होता है, तो उपयोगिता का मतलब होता है बेटा कि जब मैं किसी वस्तु का उपभोग करता हूं तो उस वस्तु के उपभोग करने से मुझे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे मैं बोलता हूं उपयोगिता। तो उपयोगिता मतलब क्या है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने पर जो उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि का नाम ही क्या होता है, उपयोगिता होता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मैं मिठाई की दुकान पे गया और मैंने मिठाई खा ली, है ना, तो मेरा मिठाई खाने का मन था, मैं बाजार गया, मैंने मिठाई खरीदी, मिठाई खरीद के खा ली, उसको खा के मुझे जो संतुष्टि मिली, उस संतुष्टि को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है सर, समझ गए। पर आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बाजार मत जाइएगा इस समय, क्योंकि आप मिठाई खा के आ पाओ या नहीं खा पाओ, पर लठ जरूर खा के आ जाओगे, है ना। तो मिठाई की उपयोगिता का तो पता नहीं, पर लट्ठ की उपयोगिता आपको जरूर समझ आ जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अभी के समय तो एटलीस्ट मिठाई खाने मत जाइएगा, अपने अंदर की जो उपयोगिता है उसको मार दीजिएगा। ठीक है बेटा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उत्पादक कोई वस्तु बेच रहा था, इसलिए हम उसको क्या कहते थे, उत्पादक या विक्रेता भी कहते थे। ठीक इसी तरह जो उपभोक्ता है वो वस्तु पहले खरीदता है और फिर उसका उपभोग करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मतलब उपभोक्ता को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं क्रेता। क्रेता भी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये वस्तु खरीद भी रहा है और खरीदने वाले को क्रेता बोलते हैं। ये आपने 11th के अकाउंट में पढ़ा है। ठीक। तो उत्पादक को विक्रेता क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वस्तु को लाभ कमाने के लिए बेचता है। और उपभोक्ता को क्रेता क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उपभोग करने से पहले वस्तु को क्रय करता है। ठीक। इसलिए उत्पादक विक्रेता भी है और यहाँ उपभोक्ता क्रेता भी है। और अगर हम दोनों के उद्देश्य की बात करें तो जो उत्पादक या विक्रेता है उसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, और जो क्रेता या उपभोक्ता है उसका उद्देश्य होता है अधिकतम उपयोगिता या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। अब हमारी अगली शब्दावली है साधन या संसाधन। अब ये साधन या संसाधन क्या होते हैं, तो जब भी किसी अर्थव्यवस्था में
उत्पादन या उत्पत्ति का काम करना होता है तो उसके लिए उन्हें कुछ सेवा और कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और इन सेवा या वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, साधन या संसाधन। और चूंकि इन वस्तु या सेवा के बिना उत्पादन संभव नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो बेटा ये 4 होते हैं हमारे। एक होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है साहस। ठीक है, तो 4 कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये 4 को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति के साधन या संसाधन कहते हैं। अब ये इनका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले भूमि। भूमि मतलब जमीन, क्योंकि बिना जमीन के आप उत्पादन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मजदूर या उसके कर्मचारी, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है तो आपको मजदूर लगेंगे जो आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। उसके बाद आपको कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों को पेमेंट करने के लिए पूंजी होना चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के आप कच्चा माल भी नहीं खरीद सकते। तो तीसरा जो संसाधन है वो हुआ पूंजी। और इन सभी कार्यों की जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं साहसी। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 जो संसाधन है हमारे उत्पत्ति के संसाधन कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 संसाधन है इनको इनके बदले में पारिश्रमिक भी दिया जाता है। जैसे जब आप भूमि मतलब कोई उत्पादक है, अगर वो भूमि लेता है किराए से तो बदले में उसे किराया देना पड़ता है, जिसे हम लगान बोलते हैं। लगान मूवी देखी ना, बार बार हाँ बोलो यार हो, अपनी जीत हो उनकी हार हो, है ना। इस समय तो बेटा कोरोना की हार हो। बस सर आज आप कोरोना ही कोरोना लगे हो, क्या बात है, क्या करो बेटा, माहौल ही कोरोना का है। मैं तो कोरोना मय हो गया पूरा भाई वर्ल्ड, है ना। ठीक, चलो, तो आपने भूमि अगर किराए से ली तो बदले में उसको क्या दिया, लगान दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं श्रमिक। तो श्रमिकों से आपने उनकी अगर सेवा ली तो बदले में आप उन्हें उनकी मजदूरी देते हो। इसी तरह पूंजीपति से आपने पूंजी ली होगी या बैंक से लोन लिया होगा, तो इस उधार पूंजी या लोन के बदले में आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। और लास्ट नंबर पे बचता है साहसी। साहसी मतलब कि जब आपने सब कुछ को दे दिया उसके बाद जो बचा वो सब आपका, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं साहसी। तो साहसी को आखिरी में क्या मिलता है, लाभ या हानि। इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, जैसे वो क्लासमेट जो कंपनी थी उसने क्या किया, जो क्लासमेट कंपनी ने एक कॉपी बनाई, तो कॉपी बनाने के लिए उसको फैक्ट्री की जरूरत पड़ी होगी, वो फैक्ट्री को हमने क्या बोल दिया, भूमि। ठीक, दूसरे नंबर पे फिर उसने मजदूर रखे होंगे जिसको उनने काम दिया होगा, उन मजदूरों को हमने क्या बोल दिया, श्रम। फिर क्लासमेट कंपनी ने किसी से पैसा लिया होगा तो उस पैसे को हमने बोल दिया पूंजी। और क्लासमेट कंपनी खुद उनने रिस्क उठाई ये सब उत्पादन की, उसको हमने क्या बोल दिया, साहसी। ठीक, तो ये 4 लोग हुए। इसमें से क्लासमेट कंपनी ने जिससे फैक्ट्री किराए से ली या जिससे जमीन किराए से ली उसको किराया देगी। उसके बाद जो श्रमिक है उनको सैलरी या फिर उनको मजदूरी देगी। फिर जिनसे उधार लिया उनको ब्याज देगी। और आखिरी में जो पैसा बचा, उस पैसे का जो पैसा बचा उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ या हानि। जो रिस्क उठाई उसने, वो कंपनी, वो क्लासमेट, उसको हम बोलेंगे क्या, साहसी। ठीक, तो इस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी और साहस ये हमारे 4 उत्पत्ति के साधन हुए। और इनको जो लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ मिला, इन्हें बोला जाता है इन साधनों का पारिश्रमिक। इसका एक और फेमस नाम होता है सामाजिक आय का वितरण, जो कि हम मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ सभी अभी बताते चल रहा हूँ, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। जबकि पिछले साल तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं। ठीक है, तो उसके कितने साधन होते हैं, 4 साधन होते हैं, है ना। अब हमारी अगली शब्दावली है, उसका नाम है समाज। ठीक है, ये वो समाज नहीं है जो घर वाले बोलते हैं ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। यहाँ अर्थशास्त्र में समाज का क्या मतलब होता है, तो समाज का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर आपका उत्पादक, आपका उपभोक्ता और आपके उत्पत्ति के संसाधन, ये तीनों संयुक्त रूप से जहां मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। जिसमें जो उत्पादक है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। जो उपभोक्ता है उसका प्रमुख उद्देश्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। और जो संसाधन है उनको क्या मिलना, पारिश्रमिक मिलना। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पत्ति के संसाधनों को मिला देना ही क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादक हैं जो अधिकतम लाभ कमा रहे हैं,
हम जैसे उपभोक्ता हैं तो हम लोग वस्तु को क्रय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, और जो उत्पत्ति के संसाधन हैं वो अपना अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, तो इन सब का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आपका समाज कहलाता है। अब हम इस पारिभाषिक शब्दावली की लास्ट शब्दावली पे आ गए हैं, जिसका नाम है विनियोजक एवं विनियोग, या जिसे हम निवेशक एवं निवेश भी बोलते हैं। निवेश को विनिवेश भी बोला जाता है। विनियोजक की अगर हम बात करें तो विनियोजक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विनियोग करता है, उसे हम विनियोजक बोलते हैं। अब सवाल आता है कि ये विनियोग यानी क्या होता है, क्योंकि विनियोजक के मीनिंग में तो कुछ बताया ही नहीं एक तरीके से, बस इतना बता दिया जो व्यक्ति विनियोग करे वो विनियोजक होता है। ठीक, तो पूरा का पूरा अर्थ छुपा है कहाँ पे? विनियोग पे या निवेश पे। तो विनियोग या निवेश का मतलब ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पूंजी को किसी संपत्ति में इस उद्देश्य से लगाता है कि वो भविष्य में लाभ प्राप्त कर सके। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी को किसी संपत्ति में लगाता है ताकि फ्यूचर में उसे लाभ मिले, वो इनकम कमा सके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विनियोग बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने एक कार खरीदी, ठीक, तो मैंने एक कार में पैसा लगाया, वो कार मैंने खरीद ली और उस कार को मैं किराए से चला रहा हूं, तो किराए से चलाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। तो कार एक संपत्ति है, उसमें मैंने अपना पैसा यानी पूंजी लगाई और बदले में उसको किराए से चला के मैं इनकम कमा रहा हूं, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनियोग कहलाती है। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने अपनी पूंजी उस संपत्ति में लगाई, मतलब विनियोग किया, तो मुझे आप क्या बोलेंगे? विनियोजक बोलेंगे। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट भी नाम सुना होगा ना, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी में पैसा लगाना। ठीक, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे अगर संपत्ति में मैंने पैसा लगा दिया तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम विनियोग बोलते हैं। अब सर एक डाउट आ गया, सर डाउट ये आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो वो तो क्रेता या उपभोक्ता हुआ, और अभी आपने एक कार खरीदी और आप विनियोजक हो गए, ऐसा कैसे हुआ सर? तो देखो बेटा, मैंने आपको क्रेता या उपभोक्ता में बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करता है उपभोग करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्रेता या उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक, और मैंने विनियोग में क्या बताया कि जब हम वस्तु को क्रय तो कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? विनियोजक बोलते हैं। कि ये जो मैंने कार खरीदी है, इस कार को मैं किराए से चला के इनकम अर्न कर रहा हूं, ठीक, इसलिए मुझे आप क्या बोलेंगे? मुझे आप विनियोजक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही कार मैं किराए से नहीं चलाता, खुद के प्रयोग के लिए उपयोग करता, तो आप मुझे क्या बोलते? आप मुझे बोलते उपभोक्ता। ठीक, तो इसका मतलब वस्तु खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, खरीदने के बाद आप उसका प्रयोग कर रहे हैं या आप उससे पैसा कमा रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है हमारा कि वो व्यक्ति उपभोक्ता है या वो विनियोजक है। ठीक है, ठीक, तो सीधी सी बात है कि अगर वस्तु को खरीद के मैं उसका उपयोग या उपभोग कर रहा हूं तो मैं उपभोक्ता हूं, और अगर उसका उपयोग या उपभोग मैं नहीं कर रहा, मैं किराए से चला रहा हूं या किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? विनियोजक हो जाऊंगा। ठीक है, पर सर अगर मान लो कि ये जो आपने कार खरीदी ये आप किराए से भी चलाते हैं और खुद के उपयोग में भी प्रयोग करते हैं, तो फिर आप क्या हुए? तो बेटा फिर मैं दोनों हुआ, क्योंकि मैं खुद उसका उपयोग कर रहा हूं तो मैं उपभोक्ता भी हूं, मैं उसको किराए से चला के इनकम कमा रहा हूं इसलिए मैं विनियोजक भी हूं। ठीक है, तो हमारा उपयोग क्या है या जो हमारा वस्तु खरीदने का उद्देश्य था वो डिसाइड करता है कि आप उपभोक्ता हो या फिर आप विनियोजक हो। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप के डाउट हैं तो आप या तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा नंबर डिस्प्ले होता है, उस पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।